Morning everyone, how are you? Ma'am, good morning. We are fine. Ma'am, good morning. I'm fine. Ma'am, what about you? Also fine. आज के सेशन में हम चैप्टर 6 पार्ट से आप लोगों का जो है क्वेश्चन पे प्रश्न पे चर्चा होगी। सभी लोग तैयार करके आए हैं। अनुभव परिपक्व पाठ से जो प्रश्न है उस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए सभी लोग ध्यान देंगे। बुक दिखने लगी? हाँ, नो मैम। अभी बुक नहीं दिखी? No, ma'am. मैम दिखने लगी। No. मैम दिखने लगी। चलिए बेटा ध्यान देंगे। हम लिखने बातों बातों वाला क्वेश्चन पे हो गया था डिस्कस। हाँ प्रिया? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. पंक्तियां उलझ गई, इसको भी हो गया था, है ना? कलम की सवारी वाला शायद हो Yes, ma'am. पाठ करके कविता के लिए शीर्षक पृष्ठ आप सभी लोग बनाएंगे बेटा। हाँ, कविता का पाठ शीर्षक क्वेश्चन नंबर 3। मैथ आप बोल क्यों नहीं रही बेटा? चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्या आप कविता के शीर्षक से सहमत हैं? कारण सहित उत्तर लिखें। मैथ आप बताइए। अनुभव परिपक्व जो माइक हम इस बताइए, माइक ऑन कीजिए। मैथ बताइए। हम शीर्षक से यस मैम, हम इस शीर्षक से सहमत हैं क्योंकि इस कविता में उस बच्चे ने अपने मनोभाव को प्रकट किया है जो अपनी इच्छाओं को अपनी स्थिति के अनुसार दबाता है और जिसमें वह खुश रह सकता है वह वही मांगता है। अपनी परिस्थितियों को देखते हुए, अपनी भावनाओं को दबाते हुए और जो है अपने अनुभवों की परिपक्वता को यहाँ दिखा रहा है। इस प्रकार से वह परिस्थितियों से समझदारी से काम ले रहा है ना? चलिए इस कविता के लिए एक शीर्षक पृष्ठ बनाए। शीर्षक पृष्ठ में आप लोगों को करना क्या है? आप लोगों ने कविता पढ़ी, यहाँ पर बेटा अपनी माँ से मांग रहा था ना, गुड़िया का मेला है, अगर दिवाली आएगी, तो ऐसे ही आप कोई और भी चीजें इसमें दिखा सकते हैं, है ना? माँ बेटे को छोड़ के तो आप उनको जो भी बना पाए शीर्षक के पाठ शीर्षक उसको आप बना लीजिएगा। ठीक है, समझ रहे हैं सभी लोग? हाँ बेटा। मैम। यस मैम। बच्चों को Yes, नहीं बना सकते हैं, है ना? लड्डू नचाते हुए बना सकते हैं, है ना? अगला प्रश्न है, इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? अभी आप बताएंगे। Yes, ma'am. बताइए क्या होगा? अभिलाल बताइए बेटा।
विरल, इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? फिर आप बताइए बेटा। मैम इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से एक छोटा और गरीब बच्चा अपनी इच्छाओं को दबा रहा है, वह जिसमें खुश रह सकता है उसी में खुश रहने की कोशिश करता है। के अंदर कितनी जो है अनुभव की परिपक्वता है कि अपने पेरेंट्स के लिए, अपने माँ बाप की परिस्थितियों से समझौता करने की शक्ति उसमें कितनी अधिक है, इसको वहां दिखा रहा है ना। कवि को पत्र लिखकर बताए कि आपको यह कविता पढ़कर कैसा लगा। पत्र लिखना सभी को आता है। हाँ बेटा, कई बार हर साल कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, पत्र लिखकर बताए, है ना, किसी न किसी पाठ से। आप लोगों को हर बार बताया जाता है पत्र कैसे लिखा जाएगा। अरुण, वीडियो ऑन कीजिए। अरुण, हमने कहा वीडियो बंद करके यस मैम। वीडियो ऑन कीजिए। बताइए पत्र कैसे लिखा जाएगा। बेटा पहली बात तो आप जो भी आपके अगल बगल हो उनसे कभी चुप हो जाएंगे, उसके बाद आप बताइए। चलिए अरुण, तुम बोलना ही नहीं चाहोगे, है ना। सभी लोग डिस्कनेक्ट कर लो। अब केवल प्रिया और महक, ये दो लोग बचे हैं पढ़ने के लिए। ओके ना। प्रिया बेटा वीडियो ऑन रखिए। महक आप ही बताइए पत्र कैसे लिखा जाएगा। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। महक, आवाज नहीं आ रही है आपकी। यस मैम। आदरणीय कवि जी, मुझे यह कविता पढ़कर बहुत अच्छा लगा और इस कविता में मुझे यह पता चला कि कैसे जो गरीब बच्चे होते हैं अपनी इच्छाओं को दबाकर जो है उसी में खुश रहने की कोशिश करते हैं और अपने माता पिता को बहुत ज्यादा कष्ट नहीं करते, जबकि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें अगर कोई चीज चाहिए होती है तो वह उसे लेकर ही मानते हैं यहाँ पे और अगर उन्हें नहीं मिलता तो वे नाराज भी हो जाते हैं, जिद करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है गरीब बच्चों के अनुभव की परिपक्वता को दिखाया गया, बड़ी ही सहज ढंग से दिखाया गया है ना। अंत में मैं आपकी इस कविता ऐसे बोलोगी बेटा, ऐसे पत्र लिखोगी। पत्र लिखा जाता है तो अंतिम में भी तो इसका कुछ होता है, रूल्स नियम होते हैं समापन के। प्रिया आप बताएंगे। यस मैम। कैसे पत्र लिखा जाएगा। मैम कवि ने हमें ये बताया है कि पत्र लिख कर इस कविता हमें मत बताइए। आप कवि को पत्र लिख रहे हैं, कैसे पत्र लिखेंगे बिल्कुल इसको बताइए।
मैम नहीं पता। अभिलाल, अभिलाल, Yes, ma'am. आप बताइए बेटा, कवि के पास पत्र कैसे लिखोगे? मैम मैम ये कवि को पत्र लिखकर बताएंगे कि मैम ये कविता बताएंगे हमें नहीं पढ़कर बेटा, बहुत अच्छी लगी। पत्र कैसे लिखोगे हम उसको पूछ रहे हैं, बताना नहीं है। पहले पत्र में पत्र लिखिए ना, पत्र में मैम कैसे? लिखेंगे कैसे? हाँ, मैम, आप व्यक्तिगत रूप से उनको पत्र लिख रहे हैं ना, कोई आप इसलिए पत्र तो आप लिख नहीं रहे हैं उनके पास। आपको कविता अच्छी लगी इसलिए आप उनको धन्यवाद देना चाहते हैं, है ना? तो आप कैसे पत्र लिखेंगे? नहीं समझ में आ रहा है। देखिए बेटा, आप यहाँ पे औपचारिक पत्र तो लिख नहीं रहे हैं, है ना? ये तो आप व्यक्तिगत रूप में लिख रहे हैं। तो आप उनको कवि के लिए जैसे बड़ों को संबोधित करते हैं अपने से बड़ों के लिए, वैसे ही आप संबोधित करेंगे। आदरणीय कवि महोदय, आपके द्वारा लिखी हुई अनुभव परिपत्र कविता पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने किस तरह से बहुत ही सहज ढंग से इस कविता में गरीब बच्चों के द्वारा अपनी इच्छाओं को कैसे दबाकर और अनुभव दिखाया जाता है, इसका आपने जो है यहाँ बहुत अच्छे ढंग से वर्णन किया है। मैं आपकी इस कविता लिखने के लिए आभार व्यक्त करती हूँ और आप हमेशा ऐसी ही अच्छी कविता लिखते हैं, इसकी जो है प्रार्थना ईश्वर से करती हूँ। धन्यवाद। आपकी अपना नाम लिख दो और क्या करोगे? हाँ, यस मैम। नहीं तो करना रहेगा। आप लोग यस मैम। यस मैम। आप लोग को पता है स्कूल खुल रहा है, अब सारे नोटबुक्स चेक होंगे, है ना? 2-3 दिन का समय है, आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए सारे। मंडे से स्कूल खुल रहा है, मंडे से आपकी नोटबुक सबमिट करके चेक होगी। चलिए पढ़ते पढ़ते आइए। पठित पंक्तियों के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। अच्छा माँ मुझे खाली मिट्टी दे दो, मैं कुछ नहीं मांगूंगा, मेले जाने का हक नहीं ठानूंगा, जो कहोगी मानूंगा। प्रश्न है, बच्चा किस चीज की जिद कर रहा है? प्रिया आप बताएंगी। मैम मैम बच्चा मेले जाने के लिए जिद कर रहा है। देखिए यहाँ पे जितना ये 4 लाइन है उसी में से आपको सोच समझ के उत्तर देना है। अंत में बच्चा अपना मन क्यों बदल लेता है? मैं मैम अभिलाल आप बताइए, अंत में बच्चा अपना मन क्यों बदल लेता है? मैम क्योंकि वो जान जाता है कि मुझे खिलौना नहीं मिलेगा। माँ के पास पैसे नहीं, माँ उसे समझा देती है ना? यस मैम, वह गरीब है। यस मैम। और केवल खाली मिट्टी मांगता है, खुद से खिलौने बनाने के लिए तैयार हो जाता है।
माँ बच्चे की इच्छा पूरी करने में असमर्थ क्यों है? महक, माँ बच्चे की इच्छा पूरी करने में असमर्थ इसलिए है क्योंकि वह एक गरीब परिवार से हैं और उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वह अपने बच्चे की इच्छा पूरी कर सके। अब बातें भाषा की आप लोग ध्यान देंगे। अब पिछले पाठों में आप लोगों ने उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ा था ना, है ना। अब आगे आपको क्या पढ़ना है? संज्ञा के बारे में। उससे आप हर साल संज्ञा के बारे में पढ़ते आ रहे हो, कोई नई चीज नहीं है आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी एक बार जो है आपको इसको पढ़ना है। सभी लोग ध्यान देंगे, जो पूछा जाएगा उसका जो है सोच समझ के उत्तर भी देंगे, ठीक है। आप सभी लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि जो सब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव या नाम का बोध करवाती हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं, जैसे माँ, दिवाली, मेला, गुड़िया, लड्डू आदि, है ना। इस प्रकार से संज्ञा के कितने भेद किए गए हैं? अभिराज, संज्ञा के कितने भेद किए गए हैं? मैम 5। कौन कौन से? मैम व्यक्तिवाचक संज्ञा, मैम भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, मैम पदार्थवाचक संज्ञा और मैम द्रव्यवाचक संज्ञा। पदार्थ और द्रव्य बेटा एक ही है। ठोस पदार्थ और द्रव्य पदार्थ, मैम समूहवाचक संज्ञा, पाठ में दोनों मैम आते हैं। समूहवाचक। वेरी गुड। चलिए आप लोगों को याद है, चलिए हम एक एक करके पूछ रहे हैं। प्रिया, आप बताएंगे प्रतिवाचक संज्ञा क्या है? मैम व्यक्तिवाचक, हाँ, मैम हम स्क्रीन से हटा दिए हैं, आप व्यक्तिवाचक, हाँ देखते हैं आपको कितना याद है। मैम स्क्रीन से हम व्यक्तिवाचक संज्ञा हटा दिए हैं। यस मैम, बताना है आपको, अपने पूर्व स्मृति के आधार पर बताना है। मैम व्यक्ति संज्ञावाचक, व्यक्ति संज्ञावाचक किसी विशेष या व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है, उसे मैम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए जैसे एग्जाम्पल भी तो देंगे। मैम जैसे कि मैम मोहन हाँ, एंड स्थल का दिल्ली, अच्छा व्यक्तिवाचक में कौन कौन चीजें हो सकती हैं? मैम व्यक्ति एंड स्थान, वस्तु और विशेष, नाम, है ना। यस मैम। स्थान विशेष का नाम, जो नाम से परिचित हो। चलिए बहुत अच्छा। अभी तक आप बताएंगे जातवाचक संज्ञा क्या है? मैम जातिवाचक, शब्द किसी जाति विशेष से जुड़े प्राणियों, वस्तु आदि का ज्ञान कराते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैम जैसे बच्चा, फिरकी, लट्टू, पहाड़। हम बुक में देख रहे हो। चलिए अरुण, आप पेड़, बताएंगे जानवर। भाववाचक संज्ञा क्या है? अरुण, अरुण, चलिए मैक आप बताइए भाववाचक संज्ञा क्या है? मैम यह वैश्य आदि का बोध कराते हैं।
ईमानदार, भिखारी, प्रिया आप बताओगी द्रववाचक संज्ञा किसे कहते हैं बेटा? मैम जो नाम शब्द किसी पदार्थ का ज्ञान करते हैं मैम उनसे द्रव्यवाचक कहलाते हैं। जैसे मैम पानी, हाँ, गेहूं, चानी। कोई भी धातु ले लीजिए या कोई भी अनाज ले लीजिए, कोई भी द्रव पदार्थ ले लीजिए जिसको जो नाप तौल जिसका होता है ना, ऐसे पदार्थ को द्रववाचक संज्ञा देती है। चलिए अब जरा आप बताएंगे समूहवाचक संज्ञा क्या है? मैम समूहवाचक संज्ञा क्या है? मैम समूहवाचक हाँ बेटा। मैम जो नाम शब्द एक पहले जो नाम आप लोग तुम बोलेंगे, जो संज्ञा शब्द यहाँ से स्टार्ट कीजिए। जो संज्ञा शब्द किसी जो संज्ञा शब्द एक ही जाति से संबंधित व्यक्तियों या वस्तुओं का ज्ञान कराते हैं उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एक ही जाति से संबंधित, ठीक है। यहाँ जातवाचक संज्ञा, जात कहाँ आ गया? जो संज्ञा शब्द किसी समूह विशेष का ज्ञान कराते हैं उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक शब्द क्या हो सकता है? जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का ज्ञान होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। तो समूहवाचक शब्द है क्या, कोई बताए? मैम झुंड। हाँ, अगर हम झुंड बोलते हैं तो झुंड पे एक लोग नहीं रहेंगे, समूह। यस मैम। मंडली, अधिक लोग हैं तो मैम गुच्छा। हाँ, मैम भीड़ है, मेला, दल है। चलिए यही चीज यहाँ है जो आप लोग बता रहे हो, यही चीज यहाँ पूछा भी गया है। तो चलिए यहाँ पे कुछ दिया गया है कैसे हम भाववाचक जैसे जातिवाचक संज्ञा से सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाते हैं। यहाँ अलग अलग थोड़ा करके मतलब उदाहरण देकर बताया गया है, आप लोग समझ लेंगे कैसे बनता है भाववाचक संज्ञा। पहले है जातिवाचक संज्ञा शब्दों से। जातिवाचक माँ शब्द है तो माँ के अंदर कौन चीज की भावना रहेगी? हाँ बेटा, हमें भाववाचक संज्ञा बनाना है तो उसके अंदर की भावनाओं को, अवस्थाओं को समझेंगे ना। हाँ, महक, तो माँ के अंदर ममता की भावना होगी, तो यहाँ ममता जो है भाव जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बन गया। ठीक है, बच्चा जातिवाचक है तो बच्चा के अंदर किसकी भावना होगी? बचपना की भावना होगी ना, बचपन आपका भाववाचक संज्ञा हो गई। शिशु है उसके अंदर शिष्टता दिखाई देगी, हमें शिष्टता उसकी भावना होगी, तो ये भाववाचक हो गया। बाल है तो बालपन, यानी ये जातिवाचक संज्ञा शब्दों से ऐसे भाववाचक संज्ञा बनेगा। दूसरा आपको बताया गया सर्वनाम शब्दों से। सर्वनाम शब्द आप है तो आपके लिए स्वयं होगा, मम के लिए ममता, अहं के लिए अहंकार, अपना के लिए अपनापन। ऐसे ही विशेषण शब्द है सम, समानता, विषम, विषमता, उदास, उदासी, भूख, भूखा,
प्यास, प्यासा, है ना। और क्रिया शब्दों से लेना देना तो लेन देन, खेलना तो खेल, खेलना उड़ना देखना सब क्रिया शब्द है ना। तो खेलना सा खेल, उड़ना से उड़ान, देखना से दृष्टि, है ना। और अव्यय शब्द जो है दूर से दूरी, निकट से निकटता, समीप से समीपता, शीघ्र से शीघ्रता, यानी इस प्रकार से भाववाचक संज्ञा शब्द बनते हैं। हाँ, और चलिए दूसरा क्या दिया गया है। संज्ञा के 3 विकार होते हैं, इनके नाम है लिंग, वचन और कारक। आप लोगों को पढ़ाया गया है विकारी शब्द के बारे में, विकारी और अविकारी शब्द, याद है या नहीं याद है? हाँ, किसी को याद है? हाँ, विकारी और अविकारी शब्द के बारे में। हाँ, प्रयोग के आधार पे शब्दों के भेद आप लोग पढ़े हो, उसमें विकारी और अविकारी शब्दों के बारे में बताया गया आपको। विकारी शब्द जो लिंग, वचन और कारक के आधार पर जिनमें परिवर्तन हो जाता है, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 आपके विकारी शब्द में आते हैं। और विकारी शब्द क्या है? जो लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तित नहीं होता, जिसमें आपके समूहवाचक, संबंधवाचक, क्रिया विशेषण और विस्मयादिबोधक शब्द आते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि विकारी शब्द में किस प्रकार के परिवर्तन उत्पन्न होता है, कैसे, इसके बारे में बताया गया है। जैसे लिंग परिवर्तन के कारण संज्ञा में परिवर्तन आना। जैसे लड़की खेल रही है, तो जब उसका लिंग बदल रहे हैं तो लड़का खेल रहा है, तो परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, यस मैम, यस मैम। दूसरा है वचन के आधार पर परिवर्तन, वचन परिवर्तन के कारण संज्ञा में परिवर्तन आना। जैसे चिड़िया उड़ रही है, तो चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? हाँ, चिड़िया। केवल यहाँ पे चंद बिंदु की मात्रा, तो चिड़िया में केवल आप चंद बिंदु लगा दे तो बहुवचन हो गया, है ना, परिवर्तन हो गया। और ऐसे कारक के कारण संज्ञा परिवर्तन, जैसे लड़का क्रिकेट खेलता है, तो हम इसको अगर बहुवचन बनाने चले तो लड़के ने क्रिकेट खेला, तो ने आ गया, तो ने आपका कारक का चिन्ह है ना। कारक के बारे में आप लोग पढ़े हो, कौन सा कारक होगा? हाँ बेटा, ये सारी चीजें आप लोग बहुत ध्यान से याद रखिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपको हमेशा के लिए याद रखना है। आपको अभी बहुत सारी पढ़ाइयाँ तैयारियां करनी होगी। ये ग्रामर जो आपका जो पढ़ रहे हो, ये आगे की क्लासों में नहीं पढ़ाया जाने वाला है, इसलिए जो पढ़ा रहे हैं उसको गांठ बांध के याद रखो। भाई समझ में? तो कारक अगर नहीं याद है तो याद कर लेना। कर्ता ने कर्म को बताया गया ना, 8 कारक होते हैं, 8 के अलग अलग चिन्ह होते हैं। बड़े से बड़े कंपटीशन में कारक के बारे में पूछा जाता है। आ रही है समझ में? तो याद कर लेना इसको। यस मैम। हाँ चलिए बेटा, ध्यान दीजिएगा। कविता में आए, देखिए समय भी समाप्त हो रहा है, इसको आप लोग अपने नोटबुक में राइट कर लेना। कविता में आए निम्न संज्ञा शब्दों के उचित भेद का नाम लिखिए। तो आप व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक जो जिसमें आएगा उसको यहाँ लिख देना, ठीक है। माँ जातिवाचक, कागज, खिड़की, इधर नाम लिख लेना, इधर इसका जो है जो रूप होगा उसको लिख लेना, ठीक है। इसके अंतर्गत वो आएगा। दूसरा आपको बनाना है, निम्न शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाकर लिखो। एक लाइन में शब्द लिख लेना, हकीला, और उसका
भाववाचक संज्ञा बना लेना। समान, सामाजिक, विषम, विषमता, सम, समता अभी बताया गया है, अब आगे नहीं बताएंगे, आप खुद करेंगे। और फिर यहाँ पे ये दोनों तो आपको नोटबुक में करना है, ठीक है। बाकी जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको आप इसी में कर दोगे। संज्ञा भेद का विकल्प लिखना है। शिक्षिका व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है। क्या होगा प्रिया? मैम व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक है शिक्षिका। आप लोग किससे ध्यान दीजिए। मैम सामाजिक क्या है? महक, कविता, इसको ध्यान देकर आप लोग पढ़िएगा, ऐसे नहीं, तुक्का नहीं मारना है। आई बात समझ में? फिर से एक बार संज्ञा के भेद को ध्यान से पढ़ के तब आप लोग सही कीजिएगा। अभी जो प्रिया बता रही है शिक्षिका व्यक्तिवाचक, शिक्षिका कोई नाम है किसी का, शिक्षिका कह दिए तो चाहे प्रतिभा मैम हो गई, चाहे किरण मैम हो गई, तब उसमें शिक्षिका है ना। ये नाम नहीं है, जातिवाचक होगा। इन चीजों का ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए बेटा, समय समाप्त हो चुका है, आप लोग ध्यान से पढ़ के प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय।